गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का हमारा सॉइल मैकेनिक्स का जो ये छठवां लेक्चर है, ये इफेक्टिव स्ट्रेस पे है। इस इफेक्टिव स्ट्रेस में हम सबसे पहले सॉइल की स्ट्रेस कंडीशन देखेंगे। तो टोटल स्ट्रेस जो हमारा होता है, जो पहला टर्म है इसमें, इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है। तो ये होता है टोटल लोड पर यूनिट एरिया। और टोटल स्ट्रेस किस वजह से होता है? एक होता है सेल्फ वेट ऑफ सॉइल और दूसरा हमारा ओवरबर्डन जो लोड है उसकी वजह से। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रल प्रेशर या पोर प्रेशर। तो पोर प्रेशर है जो प्रेशर ट्रांसमिटेड थ्रू पोर ऑफ फ्लूइड्स, जो फ्लूइड के पोर की वजह से प्रेशर ट्रांसमिट होता है। इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रल प्रेशर। ये न्यूट्रल प्रेशर कहा जाता है क्योंकि इसका जो इसका जो पोर प्रेशर है does not have any measurable influence on void ratio and any other mechanical property of soil such as shearing resistance। तो इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है void ratio पे और आपके shear resistance पे, जो आपकी shear strength है सॉइल की। इसको U से डिनोट किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला है U इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू। तो गामा डब्ल्यू है जो हमारा यूनिट वेट ऑफ वाटर है और एच डब्ल्यू है आपका प्रेशर हेड। नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इफेक्टिव स्ट्रेस is equal to the total vertical reaction forces transmitted at the point of contact of soil grain divided by the total area including that occupied by water. It is the pressure transmitted from particle to particle through their point of contact through soil mass। तो जो आपके पार्टिकल टू पार्टिकल प्रेशर ट्रांसमिट होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ सॉइल मासेस पे, तो ये हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस हो गया। जो हमारे इफेक्टिव स्ट्रेस है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता है और इसको डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता है। और ये जो हमारा इसको कैलकुलेट किया जाता है वो किया जाता है सिग्मा एंड यू की हेल्प से। जो हमारा सिग्मा टोटल स्ट्रेस है, यू हमारा पोर वाटर प्रेशर है। इट एच इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरग्रेनुलर प्रेशर। ये इंटरग्रेनुलर प्रेशर भी कहा जाता है क्योंकि ये जो हमारे सॉइल के ग्रेन हैं उनके ग्रेन्स पे जो प्रेशर डेवलप होता है उसकी वजह से होता है। और इट इज़ नॉट इक्वल टू एक्चुअल कॉन्टैक्ट स्ट्रेस, इट इज़ मच स्मॉलर देन एक्चुअल कॉन्टैक्ट स्ट्रेस। तो हमारा जो एक्चुअल कॉन्टैक्ट स्ट्रेस होता है सॉइल ग्रेन्स के बीच में, उससे काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी कम होता है ये। इसके सिग्निफिकेंस क्या हैं? द डिक्रीज इन वॉइड रेशियो एंड मोबिलाइजेशन ऑफ shear स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस ओनली। तो जो हमारी इफेक्टिव स्ट्रेस है इसीलिए इसका यूजेस ज़्यादा हैं क्योंकि हमारा जो शेयर स्ट्रेंथ का मोबिलाइजेशन है वो इस पे डिपेंड करता है। और जो हमारे वॉइड रेशियो डिक्रीज करते हैं उसकी वजह से स्ट्रेंथ में चेंजेस आते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो वो आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस पे डिपेंड करता है। इफेक्टिव स्ट्रेस को सिग्मा डैश से डिनोट किया जाता है और इफेक्टिव स्ट्रेस होता है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। नेक्स्ट है हमारा सॉइल के अंदर वाटर होता है ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो वो हमारा 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है स्ट्रक्चरल वाटर, दूसरा है एडसॉर्ब वाटर और तीसरा है कैपिलैरिटी वाटर। जो एडसॉर्ब वाटर है उसको हाइड्रोस्कोपिक वाटर भी कहा जाता है। तो जो हमारा स्ट्रक्चरल वाटर है ये है आपका, इट इज़ केमिकली कंबाइंड इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल। जो आपके सॉइल के क्रिस्टल्स में जो पानी होता है वो हमारा हो गया स्ट्रक्चरल वाटर। और ये हमारा नॉर्मली रिमूव नहीं होता है। जब हम 105 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर पे इसको ओवर बर्न करेंगे, काफ़ी देर तक ड्राई करेंगे, तब ये रिमूव होता है सॉइल में से। और ये जो हमारा सॉइल का इंटीग्रल पार्ट होता है, मतलब ये सॉइल के साथ हमेशा होता है स्ट्रक्चरल वाटर। नेक्स्ट है हमारा एडजॉर्ब वाटर। तो वाटर हेल्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्सेस एग्जिस्टिंग ऑन सॉइल सरफेस। तो जो सॉइल सरफेस पे इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्सेस होते हैं उनकी वजह से जो पानी होता है वो हमारा हो गया एडजॉर्ब वाटर। और इसको हम हाइड्रोस्कोपिक वाटर भी कहते हैं। और जो हमारा ये एडजॉर्ब वाटर है ये हमारा
काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है जो हमारी क्ले होती हैं उनके मामले में, जहाँ क्ले वाली सॉइल होगी वहाँ पे। फॉर कोर्स ग्रैंड सॉइल द एडजॉर्ब वाटर इज़ नेग्लेक्जिबल। तो कोर्स ग्रैंड सॉइल के लिए हमारा इसको नेग्लेक्ट किया जाता है, और जैसे कि मैंने पहले कहा इसको हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर ड्राइड सॉइल, जो हमारी एयर ड्राइड सॉइल होती है उसमें जो वाटर होगा। और जो हमारा ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर है ये ओवन ड्राई करने पे रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा कैपिलरिटी वाटर। तो हम इसमें देखेंगे कैपिलरिटी राइज। तो कैपिलरिटी राइज का फॉर्मूला है 4 सिग्मा s cos अल्फा अपॉन गामा w.d। तो हमारा जो सिग्मा s है वो सरफेस टेंशन है, अल्फा हमारा कांटेक्ट एंगल है, और डी हमारा डायमीटर ऑफ ट्यूब है, और गामा डब्ल्यू हमारा यूनिट वेट ऑफ वाटर है। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन सॉइल द कैपिलरिटी हाइट HC इज इक्वल टू 0.3/d। अगर हमारा ये इस केस में होगा तो इसमें हमारा HC है जो कैपिलरिटी राइज है सेंटीमीटर में, और D है डाया सेंटीमीटर में। जो हमारा HC है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D होता है। मतलब अगर आपका डाया ज़्यादा है तो हाइट कैपिलरिटी राइज कम होगा, और डाया कम है तो ये ज़्यादा होगा। तो जो हमारा वॉइड्स में जो वाटर होता है वो कैपिलरिटी फोर्सेस की वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो वॉइड्स में पानी होता है, कैपिलरिटी वाटर होता है, वो किस वजह से होता है। तो ये आपके सरफेस टेंशन की वजह से होता है। और जो हमारा कैपिलरिटी राइज है वो हमारा सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, और साइज ऑफ वॉइड्स इन सॉइल पे, जो हमारी सॉइल है उसमें वॉइड्स के साइज क्या हैं उस पर डिपेंड करता है। द इंटरकनेक्टेड फाइन voids of soil with act like capillarity tube through which capillarity fringe। तो जो हमारे सॉइल के वॉइड्स हैं वो आपस में एक दूसरे से इस तरह से कनेक्ट होते हैं कि वो एक कैपिलरिटी ट्यूब की तरह काम करते हैं और एक कैपिलरिटी फ्रिंज बनाते हैं। और जो हमारी क्ले है उसमें कैपिलरिटी राइज बहुत ज़्यादा होता है, 25 मीटर तक भी हो सकता है। जो कैपिलरी वाटर है वो हमेशा टेंशन में रहता है और लीनियरली चेंज होता रहता है। एज द कैपिलरिटी राइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डाया ऑफ ट्यूब। तो ये फॉर्मूले में भी देख चुके हैं हम कि जो कैपिलरिटी राइज है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा, मतलब डाया जितना ज़्यादा होगा उतना कैपिलरिटी राइज कम होगा, और जितना कम होगा डाया उतना ज़्यादा होगा कैपिलरिटी राइज जो ट्यूब में राइज होगा। द कैपिलरिटी राइज इज स्मॉल इन कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। और जो हमारे कोर्स ग्रेन्ड सॉइल होते हैं उनमें ये काफ़ी कम होता है, बट इट मे बी वेरी लार्ज इन फाइन ग्रेन्ड सॉइल। और जो हमारी फाइन ग्रेन्ड सॉइल है उनमें ये बहुत ज़्यादा होता है। द कैपिलरिटी वाटर कॉजेज कंप्रेशन इन वॉल ऑफ कैपिलरिटी ट्यूब। तो हमारा जो कैपिलरिटी वाटर है वो जो कैपिलरिटी ट्यूब है उसमें कंप्रेशन का करेक्टर दिखाता है, और जो हमारी सॉइल ग्रेन है उनमें भी। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉस्ट हीप्स। तो जो फ्रॉस्ट हीप्स है वो इस तरह से है, द वाटर विच इज राइजेज फ्रॉम द वाटर टेबल टू द कैपिलरिटी फ्रिंज मे बी फ्रीज इफ टेम्परेचर फॉल डाउन टू द फ्रीजिंग पॉइंट एंड आइस इज फॉर्म्ड। तो जब हमारा जो वाटर टेबल का वाटर है वो कैपिलरिटी फ्रिंज में जब हमारा वाटर टेबल से ऊपर राइज कर जाता है, और जो हमारे कैपिलरिटी फ्रिंज में जो पानी होता है वो फ्रीज हो जाता है टेम्परेचर डाउन होने की वजह से, और इसकी वजह से जो आइस फॉर्म होती है, तो इसकी वजह से ये फ्रॉस्ट हीप्स का फिनोमेना डेवलप होता है। ड्यू टू दिस इफेक्ट, जो ये आपका सॉइल के अंदर का पानी फ्रीज हो रहा है, इसकी वजह से हमारा सॉइल का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि आपका जब
फ्रीज़ हो जाएगा, पानी बर्फ़ बन जाएगा, तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा और उसकी वजह से जो अपलिफ्टिंग आती है और जो आपके एक ग्राउंड है जहाँ पे आप सॉइल को देख रहे हो, वहाँ पे आपका एक लाइट स्ट्रक्चर डेवलप होता है और इसी फिनोमिना को कहा जाता है फ्रॉस्ट हीप्स। मतलब जब आपका टेम्परेचर गिरने की वजह से जो कैपिलरिटी ट्यूब्स में जो सॉइल के अंदर जो पानी था वो फ्रीज हो गया और उसकी वजह से जो वॉल्यूम चेंज होता है और उसकी वजह से हमारा जो सॉइल का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और जो हमारा सरफेस पे ग्राउंड सरफेस पे जो एक टाइप का हम्प टाइप का उभरेगा, तो उस फिनोमेना को कहा जाता है फ्रॉस्ट हीप्स। और ये जो हमारा फ्रॉस्ट हीप्स है ये हमारा सिल्ट और फाइन सैंड में मिलता है, कोर्स ग्रैंड सॉइल में ये नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉस्ट बॉइलिंग, द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ सॉइल ड्यू टू इंक्रीज इन वाटर कंटेंट कॉज बाय मेल्टिंग और थ्रोइंग ऑफ आइस फ्रॉम फॉर्म्ड इन कैपिलरिटी फ्रिंज। तो हमारी कैपिलरिटी फ्रिंज में जब कभी बर्फ जो आपका उसके अंदर आइस बना हुआ था उसकी मेल्टिंग वजह उसकी पिघलने की वजह से, मेल्टिंग होने की वजह से जो सॉफ्टनेस आती है सॉइल में, तो ये आपकी फिनोमिना है फ्रॉस्ट बॉइलिंग का। तो ये भी आपका सिल्ट और फाइन सैंड में मिलता है और इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, फ्रॉस्ट हीप्स और फ्रॉस्ट बॉयल से बचने के लिए जो हमारी सॉइल है उसको रिप्लेस किया जाता है। जो इस तरह की सॉइल है जो हमारी सिल्ट है या फिर फाइन सैंड है, उसको कोर्स ग्रैंड सॉइल से, ग्रेवल या सैंड से, मतलब कोर्स ग्रैंड सॉइल में हमारी ग्रेवल और सैंड होगी, उनसे रिप्लेस किया जाता है जिससे ये ये प्रॉब्लम जो है हमारी ना आए। या इसके लिए एक अल्टरनेट और सोल्यूशन भी है कि हम एक इंसुलेटिंग ब्लैंकेट तैयार करते हैं, जैसे ग्रेवल का और कोर्स सैंड का, जो 15 से 30 सेंटीमीटर का थिकनेस का होता है। तो ये हमारा इफ़ेक्टिव स्ट्रेस का पहला पार्ट था। इसमें हम एक नेक्स्ट पार्ट में किसी लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देखते रहिए सी ऑनलाइन क्लासेस को, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।